नमस्कार, आप सभी को आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं मोनालिसा दूरदर्शन किसान चैनल में कृषि परिक्रमा के इस अंक में आपका स्वागत करती हूं। आजादी के सफर में तरक्की के जितने डग हिंदुस्तान ने भरे, उनमें माटी की भूमिका सबसे ज्यादा रही। आजादी के बाद से कृषि को आधारभूत संरचनात्मक ढांचे की बहुत जरूरत रही और कुछ हुआ भी, पर यह सब ऊंट के मुंह में जीरे के भांति साबित हुआ। कोविड जैसी महामारी के दौर में संकट को अवसर बनाने की कवायद में जुटी हमारी सरकार और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 9 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को विश्व पटल पर मजबूती से उकेरने का यज्ञ है। कृषि को उद्योग से जोड़ने का ये भगीरथ प्रयास इस एग्री फंड से किया जाना है, ताकि कृषि, कृषक और बाजार या मंडी, आम भाषा में कहे, एक श्रृंखला के रूप में कार्य कर सकें। इससे एफडीआई भी देश में आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ग्राफ भी 63वें पायदान से उठकर कम से कम पहले 50 देशों में आ जाने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। आइए देखते हैं क्या है खास इस रिपोर्ट में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है। इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओस, उनको वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। साथियों, इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये 2 वे चलेगा और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है और जिसके लिए हम सबको मिलकर के एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ काम करना है। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्पादन को अगले स्तर तक पहुंचाने में इसकी कारगर भूमिका है। ये योजना इसी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए है। खास तौर से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं में निवेश का रास्ता साफ करती है। ये मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां,
कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। इनके अलावा केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। इस योजना की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक यानी 10 साल के लिए होगी। भाई इतने उत्साह से लबरेज होकर बात इनिशिएटिव्स की हो जिसमें सकारात्मकता और उद्यमिता कदम दर कदम चल रही हो, तो दूसरे सत्र में जाने के लिए तैयार होने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। हाँ, तो बात कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड की। इस खंड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करेगी। आइए पुस्तक समीक्षा में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे खास मेहमान श्री अशोक सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज बेहद ही खास पुस्तक के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, सुगंधीय पौधों की खेती और व्यवसाय। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी के बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है और इसके लिए पूरी तरह से कोशिशें की जा रही है, अलग अलग विकल्पों की तलाश भी की जा रही है। इसमें सुगंधीय पौधे जो हैं इनकी खेती किस तरह से महत्वपूर्ण है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर हो सकती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक सवाल आपने पूछा है, सीधे सीधे जी। मैं आपको यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि आप कल्पना कीजिए कि पूरे विश्व की जिसमें कि सुगंध नहीं है, मतलब कोई इत्र नहीं है, परफ्यूम नहीं है। अब ऐसे विश्व में अगर आप रह रहे हो तो मतलब कैसा है, कैसी दुनिया होगी वो। तो ये जो पुस्तक है ये उन पौधों के बारे में जानकारी देती है जिनसे कि हमें इत्र, परफ्यूम या इस तरह की जो सुगंधित जो चीज़ें वो मिलती हैं और इनकी उपयोगिता जो है, इन सब चीज़ों की उपयोगिता जो है ये कॉस्मेटिक उद्योग में, परफ्यूम्स में, इसके अलावा सोप बनाने में वगैरह बहुत बहुत जगह, इवन आइसक्रीम वगैरह में भी होती है। तो अब ये समझा जा सकता है कि इनकी उपयोगिता किस कदर मतलब ज़्यादा है, कितने महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम ये जो किताब है सुगंधीय पौधों की खेती और व्यवसाय, इसमें जानकारी यही इनकी इसके लेखकों ने देने की कोशिश की कि जो परंपरागत फसलें हैं जो आमतौर से लोग जो किसान उगाते हैं उनकी तुलना में ये उगाने से कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। तो बात वहीं आके जुड़ जाती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात। तो किताब वो कहीं एक हद तक वो अपना एक सार्थक भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल। इसके साथ ही इसकी जो विषय सूची है उसके बारे में भी समझना चाहेंगे कि ये जो सुगंधीय पौधों की खेती है इससे जुड़े हुए वो कौन से पहलू हैं जिसे इस किताब में शामिल किया गया है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किताब जो है जिन लेखकों ने लिखी है, डॉक्टर नेमपाल सिंह और डॉक्टर यशवीर सिंह जी, ये लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने वहाँ पर लगभग 20-25 साल तक अध्यापन किया है, शोध कार्य किए हैं जी। और इसके अलावा किसानों के साथ इंटरेक्शन जो इन लोगों का रहा, जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर उन्होंने ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, ये सिर्फ 130 पेज की है और इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे 20 से 25 ऐसी जो फसलें हैं, सुगंधीय फसलें, उनके बारे में जानकारी दी गई और बहुत ही मतलब सार के रूप में समझिए 3-3, 4-4 पेज के चैप्टर्स हैं। तो अब इसमें मतलब एक तरह से आप ये, मैं तो फिर वही बात करूँगा, गाइडलाइन की तरह उनके लिए किताब ये काम कर सकती है ये। तो अगर इस किताब का अगर वो लोग अगर जैसे किसान अगर उपयोग करते हैं या पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात की इस पुस्तक की रूपरेखा कैसी है, तो इसको 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है। पहले खंड में जो सुगंधित पौधे हैं इनकी उपयोग, इनका उद्भव और इनके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताया गया है जी। दूसरा जो खंड है उसमें सुगंधीय पौधों की खेती, इसमें लगभग 20 ऐसे
पौधे हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिसमें गुलाब, खस, चमेली, केवड़ा, खस वगैरह बहुत सारे आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 पेजों में ही समेटा गया है। और जो तीसरा खंड है वो है कि इसके व्यवसाय से संबंधित, अगर कोई इसका व्यवसाय करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जिसमें कि मापदंड भी हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जो इसका तेल निकाला जाता है उसका क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से वो निकाली जानी चाहिए, किस तरह से उसकी बिक्री होनी चाहिए, किस तरह से उसका भंडारण होना चाहिए। तो ये एक तरह से पूरी गाइड है अपने आप में, इतनी छोटी सी किताब होने के बावजूद। सिर्फ 65 रुपए की किताब है और ये पंतनगर यूनिवर्सिटी ने छापी है। तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये किताब? ये किताब जैसे मैं बताया कि पंतनगर यूनिवर्सिटी से ने इसका प्रकाशन किया, उनके प्रकाशन विभाग ने। और ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो प्रकाशन विभाग है जो पंतनगर में, वहीं से ये मिल सकती है। बाय पोस्ट का अभी तो खैर जो कि कोरोना काल है इस समय संभव नहीं होगा, तो इसके लिए उनको ये तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा या उनसे संपर्क करके अगर कुछ समय के बाद जब से खुलता है तो वो डाक द्वारा भी इसको मंगवा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं बहुत ही उपयोगी ये पुस्तक मालूम होती है। किन किन के लिए ये जो पुस्तक है वो उपयोगी रहेगी? ये जो पुस्तक है इसकी खासियत यही है, पुस्तिका कहूँगा बल्कि, इतनी छोटी सी है। इसकी खासियत यही है कि ये जो किसान हैं जो अब तक जो खाद्यान्न वाली फसलें उगाते रहे हैं या इस तरह की जो प्रचलित फसलें उगाते रहे हैं, उससे इतर यानी उससे हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और जिसमें कि मतलब कम समय में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो सके, तो उसका एक बहुत अच्छा ये विकल्प है सुगंधीय पौधे, जिसकी वो खेती करके और वो अच्छा खासा अपना काम, इससे काफी आमदनी अपने बढ़ा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है व्यवसाय का, जिसे इस किताब में भी शामिल किया गया है, और इस रोजगार पर भी काफी जोर है ताकि खुद भी आप आत्मनिर्भर बने और लोगों को भी अपने साथ आप शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में ये किताब जो है, इस पुस्तिका से किस तरह की जानकारी जो सुगंधीय पौधों की खेती और उसके साथ उसके व्यवसाय से जुड़ी हुई है वो मिल सकती है? आमतौर से जो किताबें होती है वो खेती तक ही सीमित रहती हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें व्यवसाय वाला जो पहलू जोड़ दिया, इससे इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है इस किताब की। और इसमें किसानों को ये इस बारे में जागरूक करने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने आप ये फसलें उगाते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब सीधे वो जो फसल उपज है उसको नहीं बेचकर आप उससे तेल, जैसे गुलाब जल जैसे निकाला जाता है या और जो पौधे हैं उनसे जो निकाला जाता है, तो आप अगर उसको अपने आप निकाल के बेचते हो तो कहीं ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो ये जो व्यावसायिक इसका जो पहलू है वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस किताब में बहुत ही सरल शब्दों में ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इसके मानक होते हैं, जो उसका तेल निकाला जाता है वो कैसा होना चाहिए, गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, फिर उसके आधार पर किस तरह की इसकी जो बिक्री होगी, कैसे उसका दाम मिलेगा, उन सब पर काफी संक्षिप्त चर्चा ही है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन इसमें दिया गया है, जिसके बारे में किसान और स्रोतों से बाद में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे आपकी रुचि भी बढ़ेगी अगर इस पुस्तिका को आप पढ़ते हैं, और इस जानकारी का लाभ उठाते हुए आप सुगंधीय खेती भी कर सकते हैं और इसके व्यवसाय से जुड़ के अपनी जिंदगी को भी और ज्यादा आप खुशबूदार बना सकते हैं। आपकी जिंदगी भी इससे महक उठेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। अशोक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहाँ पर दी है, आपका बहुत बहुत। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है, और चलिए कृषि शिक्षा और रोजगार परक कार्यक्रमों पर देखें आज के इस खंड में क्या है खास। तो हमारे साथ हमारे करियर एक्सपर्ट श्री निमिष कपूर जुड़ गए हैं। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और अधिकतर इस कार्यक्रम में हम जो रोजगार परक किसी न किसी कोर्सेज की बात करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे ये एग्री क्लिनिक क्या है, ये एग्री बिजनेस सेंटर्स जो है इनसे हम क्या मतलब समझें?
जी, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जिसे हम कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के नाम से जानते हैं। जी। इस योजना का उद्देश्य देश में जो युवा हैं, जो कृषि के स्नातक हैं, पराय स्नातक हैं, डिप्लोमा धारक हैं, या उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में या कृषि विज्ञान में 12वीं का कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो एक अपना कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, कृषि कारोबार केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये कृषि क्लिनिक कैसे काम करता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चर्चा हम आज यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर पास आउट हैं, जो जिन्होंने स्नातक किया है या 12वां किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो एक अपना क्लिनिक बना सकते हैं या कृषि कारोबार केंद्र खोल सकते हैं। और एक ये मैं कहूंगा कि एक तरह का एक स्टार्टअप की तरह इसको शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत विस्तार दे सकते हैं। बिल्कुल। निमिष जी, हमें बताएं कि ये जो एग्री क्लिनिक है, ये किस तरह से काम करता है? जी, एग्री क्लिनिक में जो फसल है या पशु है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक वो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर क्लिनिक खोल सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे कृषि के स्नातक हैं, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है या 12वीं की कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, फसल की जो पद्धति है, पौधों की सुरक्षा है, उपज के पश्चात कौन सी तकनीकें उसमें हम लगा सकते हैं, पशुओं के उपचार की जो सुविधाएं हैं, खाद और चारा प्रबंधन है, जो फसलों का जो बाजार का मूल्य है, उन सब का ट्रेनिंग जो है कृषि क्लिनिक के अंतर्गत वो पहले तो खुद ट्रेनिंग देते हैं और कृषि क्लिनिक खोल के वो ये सारी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है निमिष जी, और क्या इसके लिए? 45 से 50 दिनों का है। जी जी जी, बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जो युवा है वो अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए पूंजी की काफी आवश्यकता होती है। तो क्या इस योजना के तहत किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलती है युवाओं को? जी, इसमें बहुत अच्छी वित्तीय सहायता मिलती है। पहले मैं ये पूरी तरह से बता दूं कि इसको आप समझ लें, कृषि क्लिनिक के लिए मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा इसमें जो स्टेप है वो है कृषि कारोबार केंद्र, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर। ये जो कृषि कारोबार केंद्र है, उसमें भी जो हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं या जो स्नातक या डिप्लोमा या इंटरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से किया है, वो इसमें कृषि कारोबार केंद्र के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद जो कृषि के उद्यम जो उपकरण होते हैं इस एग्रीकल्चर के, उन उपकरणों को वो इकट्ठा करके सेंटर में उसके रखरखाव की जानकारियां, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसकी जो उद्यमिता विकास है और फसल की कटाई के पश्चात जो उसका प्रबंधन होना है फसल का, उसके उपकरण ये किराए पे दे सकते हैं। ये और इस केंद्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर के कारोबार से जुड़े ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को। तो इसमें नाबार्ड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जी, ये 20 लाख रुपए तक का लोन देता है। और इसमें जो सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। सब्सिडी जो है, हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको करीब 36% सब्सिडी दी जाती है, और जो हमारे ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनको करीब 44% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो नाबार्ड में इसमें कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के प्रशिक्षण के बाद आप नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और आपके कृषि क्लिनिक में या कृषि कारोबार केंद्र में कुछ आपने जो योजना बनाई है, आप क्या उसमें करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे मानक हैं। आप किस तरह के कारोबार में जाना चाहते हैं, किस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख से 25 लाख तक का लोन भी मुहैया हो सकता है। और अगर आप एक समूह के तौर पे अपना उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर एक समूह के रूप में जिसमें 5-6 लोग जुड़े हुए हैं या 5-6 लोग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें
1 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है जी। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारे जो कृषि के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना बिल्कुल, और बहुत बड़ी वित्तीय सहायता जो है वो युवाओं को इसमें मिलती है। निमिष जी, अब जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो युवा है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं वो कहां संपर्क करें? जी, उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताऊंगा और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूं, जो हमारे दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं वो इस स्कीम के बारे में और अधिक जान लें कि अगर आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय जो यूजीसी से या आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, वहां से आप स्नातक हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमाधारी हैं, या आपने राज्य सरकार की संस्तुति पर कृषि और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आप किसी ऐसी एजेंसी के संग जुड़े हुए हैं, या आप जैविक विज्ञान में स्नातक हैं जहां आपने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, या आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 60% तक अंक आपके आए हैं, और आपने अगर इंटरमीडिएट किया है और आपके 55% तक अंक हैं कृषि विज्ञान से आपने जो 12वीं क्लास की है, या आप स्नातक के पश्चात आपने कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें आपके 60% अंक आए हैं, तो उसके लिए आप इन जो कोर्सेज मैंने ये आपको बताया, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र, इसमें आप अप्लाई करें। और जहां आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं उसका वेबसाइट बता दूं, आप ध्यान से सुन लें। ये है www.acabcmis यानी एग्रीकल्चर सेंटर एंड बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर करके ये उसका पूरा ये संक्षेप है, acabcmis.gov.in। तो ये इस वेबसाइट पर जाएं, और अगर आप साधारण तौर पर अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे एग्रीकल्चर एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और ये 45 दिनों का ये ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बहुत सारे आयाम, मिट्टी से जुड़े पशुओं की देखभाल और कैसे आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आप जो अपना प्लान करते हैं ये क्लिनिक खोलने का या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर का जो प्लान करते हैं, फिर आप नाबार्ड में अप्लाई करेंगे। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आप अप्लाई करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें जो मैंने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन, और अगर आप समूह में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का लोन मिलता है, और इसमें बहुत आकर्षक बड़ी सब्सिडी मिलती है। और हर राज्य में इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर राज्य में आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये सारे अपने राज्य के सेंटर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको सेंटर नहीं मिलता है, तो आप नाबार्ड से संपर्क कर लें। तो नाबार्ड में जो नोडल ऑफिसर हैं जो एग्री क्लिनिक के या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के, वो आपको उस केंद्र तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कोविड का समय है और बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, या बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्नातक हैं जो जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से अपनी पढ़ाई की है या 12वीं पास की है, डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस समय सरकार जो है, उनका सरकार का लक्ष्य है इनकम को, फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम है, वो 2022 तक दोगुना करना। तो इस अवसर का जो युवा है वो जरूर लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निमिष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने देखा कि हमारी सरकार कितने पुरजोर तरीके से खेत खलिहान, फसल, किसान और सब कुछ पर काम कर रही है, ताकि हम अपने अन्नदाता को और हर किसी को एक नया सवेरा दे सकें। है ना कितनी उत्साहपूर्ण बात। और इस उत्साह को और आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए पेश है ये देशभक्ति गीत।
से पैदा ये तन हुआ हमारा, खाके वतन से पैदा काम आएगा वतन के हर उस्तखा हमारा, काम आएगा वतन के हर उस्तखा हमारा। वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा, दिल में वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा, नामे वतन हो या रब बिरदे ज़बां हमारा, दिल में वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा, नामे वतन हो या रब बिरदे ज़बां हमारा। और अब हमारी घड़ी रानी समय की समाप्ति पर टिक टिक की मुहर लगाना चाह रही है। दरअसल समय न तो किसी की सुनता है और न ही रुकता है, पर यह अंतराल हमें प्रेरित करता है किसी और बेहतर सकारात्मक पड़ाव पर जाने के लिए, जिस पर हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी पूरी कृषि परिक्रमा टीम के साथ आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।